सर, कल स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी की है। उन्होंने बताया है कि देश में जून में तकरीबन 200 से ज़्यादा ज़िले ऐसे थे जहां पर 100 से ज़्यादा मामले सामने आ रहे थे, लेकिन आज 42 ऐसे ज़िले रह गए हैं जहां पर 100 से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इस फ्रंट पर फिलहाल प्रोग्रेस दिखाई दे रही है, आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, कोविड के दूसरे फेज को यदि देखेंगे और बिहार के संदर्भ में जहाँ तक बातें होंगी तो मैं यही कहूँगा कि बिहार ने बहुत समय रहते सारी परिस्थितियों पर नियंत्रण पाया है, चाहे वो पॉजिटिविटी रेट को कम करने का मामला हो या रिकवरी रेट को बढ़ाने का मामला हो या टोटल एक्टिव केसेस के नंबर्स के मामले हों। उसमें देश में सर्वाधिक कम राज्यों में से बिहार है। आप टेस्टिंग को यदि देखेंगे तो टेस्टिंग भी बिहार में एवरेज 1.25 लाख से 1.5 लाख रोज होता है। आप इम्यूनाइजेशन को देखेंगे तो इम्यूनाइजेशन में बिहार ने 3 दिन पहले रिकॉर्ड बनाया, एक दिन में 27,21,000 टीकाकरण किया। अभी तक 3,85,00,000 से अधिक कर गए हैं और अगले 1 महीने में यह और काफ़ी इजाफा होगा। तो हम यदि दूसरे फेज को देखते हैं तो बिहार में निश्चित रूप से सारी चीज़ों पे बहुत समय रहते हम लोगों ने नियंत्रण पाया है और दूसरे कुछ राज्य देश के ऐसे हैं जहाँ पे संख्या अभी भी अधिक दिखाई पड़ती है या एक्टिव केसेस अधिक दिखाई पड़ते हैं, पॉजिटिविटी रेट अधिक दिखाई पड़ता है। लेकिन देश के अधिसंख्य राज्यों में ये पॉजिटिविटी रेट जो है वो भी कम हुआ है, रिकवरी रेट बढ़ी है, एक्टिव केसेस घटे हैं। इसी कारण देश का ओवरऑल सिचुएशन बेहतर हुआ है, जो कल स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार ने भी आप सब लोगों को बताया कि आज से 2 महीने पहले 200 से अधिक जिले ऐसे थे और आज उनकी संख्या 40 के करीब आ गई है जहां 100 से अधिक मरीज होते हैं। अब बिहार की यदि आप बात करेंगे तो बिहार की स्थिति तो आज ये है कि किसी दिन 1.25 लाख 1.5 लाख टेस्ट हम करते हैं तो 6 मरीज पॉजिटिव आता है या 10 मरीज मैक्सिमम पॉजिटिव आता है। ये रेशियो पिछले कुछ दिनों से चल रहा है। तो इस प्रकार से बिहार ने बहुत बेहतर तरीके से सारा प्रबंधन किया है और पूरे देश में भी हुआ है, कुछ राज्यों को छोड़कर। अब बात आती है कि तीसरी वेव लेकर, तो उस दिशा में बिहार ने किन किन तैयारियों को प्राप्त कर लिया है? क्या सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स वगैरह की सारी व्यवस्था कर दी गई है? किस स्तर तक तैयारी पहुंच गई है? नहीं, देखिए, कुल मिला के जो सेकेंड वेव से हम सब लोगों ने सीखा है या जिन व्यवस्थाओं को बेहतर करने की जहाँ तक बात हुई है उसमें काफ़ी काम हम लोगों ने आगे बढ़ा दिया है। जैसे ऑक्सीजन की कमी ना हो, ये एक बड़ा विषय अब आगे के लिए है। तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर तो पर्याप्त संख्या में हमने अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक भी भेजा है, लेकिन केवल उतना ही नहीं, 122 जगह पे हम ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट OGP लगा रहे हैं और 40 से अधिक जगहों पे वो क्रियाशील भी हो गए हैं। इसके अलावा हम क्रायोजेनिक मेडिकल ऑक्सीजन टैंक सभी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में लगा रहे हैं। PMCH, NMCH, IGI-MS, DMCH ऐसे अस्पतालों में ये स्थापित हो गए, काम करने शुरू कर दिए हैं। सभी मेडिकल कॉलेजेस में इसके सिविल वर्क्स पूरे हो गए। तो ऑक्सीजन की कमी किसी भी परिस्थिति में नहीं हो, इसलिए हम सब लोगों ने सारे सदर अस्पतालों को ये व्यवस्था दी है। सभी अनुमंडल अस्पतालों को ये व्यवस्था दी है कि वहाँ पे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लग जाए और वो लग रहा है। और कुछ चयनित जो हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 30 बेड के अस्पताल हैं वहाँ भी ऐसा किया है। इसके अलावा जो चैलेंज था वो चैलेंज था कि हम कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करें, तो उसके लिए भी भारत की सरकार से भी सहयोग मिल रहा है। और अभी भारत सरकार की तरफ से बिहार की सरकार को लगभग 900 करोड़ रुपए का सहयोग दिया गया है, जिसमें आधारभूत संरचनाओं को बेहतर करना है, अस्पतालों
के अंदर जो पीकू के बेड्स हैं उनको बढ़ाना है, चूँकि बच्चों पर विशेष ध्यान देना है आगे आने वाले समय में। और ये इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज 2 है, ECRP 2, और इस ECRP 2 में 900 करोड़ करीब भारत सरकार का खर्च हुआ है और करीब 350 करोड़ बिहार की सरकार भी इस पर खर्च कर रही है। तो दोनों सरकारें मिलके संरचनाओं को बेहतर करने में लगी हुई है। कुछ हम अस्पताल भी, चलंत अस्पताल बड़े बना रहे हैं। हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के अंदर, सब डिविजनल हॉस्पिटल्स के अंदर नंबर ऑफ बेड्स बढ़ा रहे हैं। पीकू के बेड्स नए बनवा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के अंदर फैसिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहे हैं। सारे सदर अस्पताल और अनुमंडल अस्पतालों के बेड्स को हमने गैस पाइपलाइन से युक्त किया है। और इसके अतिरिक्त हम लोगों ने राज्य में 1215 जो हमारे हेल्थ सब सेंटर्स थे, 243 जो APSC था और 136 जो CSC हैं, जो पुराने भवन थे जो जर्जर कमजोर हो गए थे, उन सभी को नया बनाने का निर्णय किया। और उसमें से अधिकांश भवनों के निविदा की प्रक्रिया पूरी करके उसके शिलान्यास का भी कार्यक्रम हम सब लोगों ने 10 अगस्त को कर दिया है। और वो सारे अस्पताल गांव में भी बनने शुरू हो गए। अगले 18 से 20 महीने के अंदर वो सारे बन के तैयार होंगे। इसके अतिरिक्त मानव बल की उपलब्धता भी एक बड़ा विषय है। तो मानव बल की उपलब्धता भी हम सब लोग बढ़ा रहे हैं। अभी हम लोगों ने 10 अगस्त को 2444 JNM की बहाली की। आज ही 2000 से अधिक चिकित्सकों की नियुक्ति आज हुई है जनरल मेडिकल ऑफिसर्स की। करीब 1000 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के रिजल्ट बहुत शीघ्र आने वाले हैं। उसी प्रकार से अगले एक साल के अंदर हम 17 से 18 हज़ार के बीच में नए ANM GNM नर्सेज की बहाली बिहार सरकार की नियमित नियुक्ति से और NHM के थ्रू करने वाले हैं। इसके अलावा जो पैरामेडिकल स्टाफ से उनकी नियुक्ति का काम हो रहा है। तो जितने भी तरीके से तैयारी करनी है वो हम सब लोग कर रहे हैं। और भारत की सरकार ने भी मार्च के महीने तक ये सारी तैयारी करने की बात कही है। हम रेफरल ट्रांसपोर्ट को बेहतर कर रहे हैं। 1000 नया एम्बुलेंस देना है और उसमें से अगले 4 महीने के अंदर 543 एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम एम्बुलेंस हम देंगे। हर ब्लॉक में एक एम्बुलेंस जाएगा। तो हर तरीके से हम व्यवस्थाओं को बेहतर करने में लगे हुए हैं। अच्छा, ऐसा हम लोग देख रहे हैं कि हिंदी राज्यों में कोरोना लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन आज के देश की स्थिति में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा केस लोड जो है वो केरल में निकल के सामने आ रहा है। बतौर स्वास्थ्य मंत्री आप पिछले 2 सालों से लगातार बिहार के स्वास्थ्य को लेकर काम कर रहे हैं, एक राज्य के स्वास्थ्य मंत्री की कमान संभाल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि केरल में स्थिति क्यों खराब है? नहीं, देखिए, एक तो पहले मैं ये कहूँगा कि किसी भाषी के कारण इस बीमारी का कोई दूर दूर तक संबंध नहीं। पूरी दुनिया में ये बीमारी फैला हुआ है। दुनिया में सैकड़ों तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। तो भाषा प्रांत और क्षेत्र से इस बीमारी का कोई नाता रिश्ता नहीं है। विश्वव्यापी समस्या है, विश्वव्यापी बीमारी है। लेकिन हाँ, जहाँ पे व्यवस्थाएं बेहतर हुई हैं, प्रबंधन टारगेटेड हुआ है, जहाँ पे टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बेहतर हुआ है, वहाँ चीज़ें सुधरी हैं। ये भी परिणाम दिखाता है, चाहे वह अपने देश के अंदर का हिंदी बोलने वाला क्षेत्र हो या दुनिया का कोई भी क्षेत्र हो। और दूसरा ये भी मैं कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि ये बीमारी खत्म हो गई है, हिंदी पट्टी क्षेत्र हो या कोई पट्टी क्षेत्र हो। जैसे सेकेंड वेव आया, थर्ड वेव की भी चर्चा लोग करते हैं, जो इसके विशेषज्ञ लोग हैं। पता नहीं क्या होगा, नहीं कह सकता मैं। और दुनिया के कई भागों के समाचार आते हैं जहां थर्ड वेव भी आ गया है। तो कब कौन सा वेव आ जाएगा या क्या होगा ये नहीं कह सकते। और आज हम ये नहीं कह सकते कि कोरोना हिंदी भाषी राज्यों से ख़त्म हो गया है। हाँ, कम हो गया है, नियंत्रित है। भगवान करे कि ख़त्म हो जाए, हम सब लोग उसके लिए प्रयत्नशील हैं। लेकिन जहाँ नहीं कम हो रहा है और जहाँ पे नंबर ऑफ एक्टिव केसेज आज भी अधिक हैं, निश्चित रूप से
उन राज्य की सरकारों को और विशेष प्रयास और प्रबंधन करने चाहिए। वो करते ही होंगे, लेकिन और विशेष पहल की जरूरत है। क्या लगता है कि केरल सरकार छुट्टी दी या छूट दी, उसका भी एक बहुत बड़ा कारण? नहीं, देखिए, मैं वहाँ का स्वास्थ्य मंत्री नहीं हूँ, इसलिए इन विषयों पे मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। वो जरूर कोशिश करते ही होंगे कि व्यवस्थाएं बेहतर हों, लेकिन परिणाम दिख नहीं रहा है। तो परिणाम दिखेगा तो हम सब लोगों को खुशी होगी। एक पॉलिटिकल सवाल है कि असदुद्दीन ओवैसी जो है, वो पहले उन्होंने बिहार में चुनाव लड़ा, अब वो उत्तर प्रदेश में 7 सितंबर से अयोध्या से अपने अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही दो प्रांत में वो चुनाव लड़े या लड़ने वाले हैं। देश के कई राज्यों में उन्होंने चुनाव लड़ा है, पहले भी लड़े हैं चुनाव, उनकी पार्टी चुनाव लड़ती रही है, और चुनाव लड़ने के परिणाम क्या रहे हैं वो भी सबके सामने है। और उत्तर प्रदेश में कम से कम ओवैसी जी को कोई समर्थन मिलेगा या उनकी पार्टी की कोई ताकत दिखेगी, ऐसा दूर दूर से दिखता नहीं है। तो राजनीतिक दल के नाते किसी को भी चुनाव लड़ने का अधिकार जरूर है, और कानूनी रूप से वो चुनाव लड़ ही सकते हैं। लेकिन जो आज उत्तर प्रदेश की स्थिति है, आज उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार का विकास करने वाला शासन चल रहा है, व्यवस्था चल रही है, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश ने पिछले 4.5 वर्षों में विकास के कई नए आयामों को छुआ है, तो उत्तर प्रदेश की जनता विकास के साथ चलेगी। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी पे बहुत भरोसा, विश्वास उत्तर प्रदेश की जनता का है, और उत्तर प्रदेश की जनता आदरणीय मोदी जी को अपना स्नेह, प्यार, प्रेम भी देती है। और पिछले चुनाव में मोदी जी के आह्वान पे उत्तर प्रदेश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, योगी आदित्यनाथ जी हम लोगों के मुख्यमंत्री बने, और उन्होंने एक बेहतर शासन दिया है। और डबल इंजन की जो सरकार है, लखनऊ और दिल्ली की, वो सरकारों ने मिलकर, दोनों सरकारों ने उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पे आगे बढ़ाया है। इसलिए जनता विकास के साथ चलेगी, युवा विकास के साथ चलेंगे, युवा काम के साथ चलेंगे। ओवैसी साहब जाके कुछ बोल लें, भाषण, तकरीर अच्छी कर सकते हैं, लेकिन वोट उनको नहीं मिलेगा। पिछली बार आप लोग भी, सभी राज्यों ने कहा था कि उसकी सप्लाई को बढ़ाया जाए। अब क्या सप्लाई बढ़ी है, और कब तक आप लोग जो है एक सही स्तर तक पहुंचे? नहीं, निश्चित रूप से टीकाकरण की रफ्तार लगातार तेज हो रही है, और आप पिछले 3 महीने के रेशियो को देखेंगे तो जून में जितना टीकाकरण हुआ उससे अधिक जुलाई में हुआ, जुलाई में जितना हुआ उससे अगस्त के महीने में अधिक हुआ, और अगस्त में जितना हुआ उससे अधिक सितंबर के महीने में होगा। अगस्त के महीने में लगभग 20 करोड़ डोज जो निर्माता कंपनियां हैं उनके द्वारा मिली है देश को। देश के विभिन्न राज्यों में ये टीकाकरण का कार्यक्रम चला है, और जो मुझे जानकारी प्राप्त है उसके अनुसार इस सितंबर के महीने में यह आंकड़ा बढ़ के 25 करोड़ तक जाने वाला है। मतलब रविवार को छोड़ दीजिए तो औसतन प्रतिदिन 1 करोड़ टीका लग सकता है, मतलब उतना प्रोडक्शन होने लगेगा। तो नेचुरल है, हम लोग तो सौभाग्यशाली हैं, आदरणीय मोदी जी के आभारी हैं कि उनके कारण देश की स्वनिर्मित टीका हम सब लोगों को इतनी जल्दी मिल गई। नहीं तो किसी भी प्रकार के टीका के लिए 5-5, 10-10 साल भारत को इंतजार करना पड़ता था। तो जब दुनिया में टीका मिला उसी समय भारत को भी टीका मिल गया, और अब टीका पर्याप्त संख्या में मिल रहा है। अभी बिहार में ही 4 दिन पहले बिहार के स्वास्थ्य कर्मियों ने, हमारे चिकित्सा कर्मियों ने पूरे देश के अंदर का एक रिकॉर्ड बनाया। 27,21,000 डोज एक दिन में हम लोगों ने दिया है। तो ऐसे कई राज्य कर रहे हैं। तो सभी राज्यों में आज उत्साह का माहौल है, और आम लोग भी अब उत्साहित होकर टीका केंद्रों पर जाकर टीका ले रहे हैं। तो लोगों में जागरूकता भी बढ़ी है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि इस साल के अंत तक देश के सभी लोग टीकाकृत होंगे। तो निश्चित रूप से होंगे। हम सब लोगों ने भी बिहार में ये तय किया है कि सभी बिहार वासियों को इस साल के अंत तक हम लोग टीकाकृत करेंगे। तो जो लक्ष्य हम लोगों ने तय किया है उस लक्ष्य के साथ चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, और लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की है आपने,
किन किन विषयों पर नहीं, बातचीत? भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया जी से बातचीत हुई, मुलाकात हुई, और राज्य के अंदर जो कोविड की स्थिति है उसके बारे में हमने उनसे पूरी चर्चा की है। और भारत की सरकार ने जो इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज 2 दिया है, तो उस ECRP के राशि की उपलब्धता हो जाए, और राशि रिलीज भी कर दी गई है भारत की सरकार की तरफ से। और उसी ECRP 2 के तहत हमने 105 करोड़ रुपए के और योजना उनके सामने रखी है, उसकी भी स्वीकृति की उन्होंने बात कही है। तो ये भी मदद बिहार को उनके तरफ से मिलने वाला है। और टीका की उपलब्धता भी इस महीने से और बढ़ेगी। उन्होंने मुझे बताया है कि बिहार को पिछले महीने जो टीका मिला था उससे अधिक टीका इस महीने मिलेगा, और उसके अनुसार फिर हम लोग कार्य योजना अपनी बना रहे हैं। और जो आधारभूत संरचनाओं का विस्तार जिला और प्रखंड स्तरों पर करना है, उस बारे में भी बहुत व्यापक चर्चा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से हुई है, और उनका लगातार सहयोग बिहार को मिल रहा है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।